हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज वाली क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ द चैप्टर डिपॉजिट्स। राइट, डिपॉजिट वाला चैप्टर। देखो, क्वेश्चन आंसर इस पे से इस पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करूं ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है कि पेपर में क्वेश्चन कहां से बनेगा, सर पहले वो बताओ। तो एग्जाम में जो हिट क्वेश्चन ज्यादा मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है, एक तो तुम डिपॉजिट की डेफिनेशन किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब डिपॉजिट की डेफिनेशन तो हमको करनी ही है, एट एनी कॉस्ट करनी है। और डिपॉजिट की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, मेनली उसकी जो नेगेटिव लिस्ट है वो अच्छे से करनी है। मतलब किस किस केस में डिपॉजिट नहीं माना जाता वो जरूर से करना। और अगर उसमें कुछ भी मुश्किल आ रही हो तो यू जस्ट हैव टू गो टू द रिवीजन वीडियो। लास्ट में जाकर बिल्कुल मैंने वो कराया है, आई थिंक आधे घंटे में या 40 मिनट्स में वो पूरा, उसमें एक एक पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, वहां से वो जरूर करना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, गिने चुने सेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, 73, 74, 75, 75 है भी नहीं, 73, 74, 76, 76A गिने चुने सेक्शन है। तो एक तो जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाला पॉइंट हो गया, वो सिक्योरिटी वाला पॉइंट हो गया, क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी मतलब किस किस चीज पे आप सिक्योरिटी रखवा सकते हो, क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट हो गया, और इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट हो गया। मतलब कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स है ना जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लाइक कि वो आपको, अगर आप डिपॉजिट मेंबर से उठा रहे हो तो भी वो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगर आप डिपॉजिट पब्लिक से उठा रहे हो तो भी वो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। वो वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वाला। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजिबल कंपनी के लिमिट जरूर याद करके जाना। ठीक है, कि एलिजिबल कंपनी के केस में कब हम बोलेंगे कि दैट पब्लिक कंपनी इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड यू विल बी एबल टू रेज द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। आप पब्लिक से डिपॉजिट ले पाओगे, उसकी लिमिट क्या है वो जरूर से करके जाना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बहुत फोकस रहता है ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर। एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी वाला क्वेश्चन हो गया, और एक आपका हो गया जो मैंने बोला डिपॉजिट की डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। तो बहुत 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 आपको वो करके जरूर से जाना है। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है क्या? एकदम कुछ भी डाउट है, मतलब कुछ ऐसा इशू आ रहा है क्या आवाज में? ठीक है ना, चलो। थोड़ा मेरा ये नेचुरल माइक ही खराब है थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज प्रॉब्लम कर रही होगी। चलो, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहले आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आओ जी। स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ो मेरे साथ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड may accept the deposit from its member to the extent of 50 lakh if aggregate of its paid up capital plus reserve plus security premium is 50 lakh। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीनों मिलाकर कितने बैठ रहे हैं? 50 लाख। और कंपनी चाह रही है कि अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले, पब्लिक से तो वैसे ही नहीं कर सकती। मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले, कितने रुपए? 50 लाख की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले। तो क्या ये कर सकती है? तो याद करो, क्या प्राइवेट कंपनी को 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है? तो इसके लिए मैं तुमको एक बारी ना वो लिमिट वाला चार्ट दिखा देता हूं। ये लिमिट वाला चार्ट जरूर से रेफर कर लेना। ठीक है, एक मिनट दो, बस एक मिनट, एक मिनट, ओनली 1 मिनट। ये लिमिट वाला चार्ट आप रेफर करोगे। ठीक है, और ये रिवीजन वीडियो में मिल जाएगा। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो होती है वो मेंबर से 10% तक कर सकती है डिपॉजिट एक्सेप्ट, और बाकियों से पब्लिक से 25। दोनों मिलाकर 35 है, बट ये ध्यान रखना 35 ऐसे नहीं हो सकता कि इससे 8 कर लिया और इससे 27 कर लिया, टोटल तो 35 ही है ना सर। ये हो जाएगा? नहीं होएगा। ये इससे 10 तक ही अलाउड है मेंबर से, और पब्लिक से 25 अलाउड है। अगर मैं बोलूं नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो मेंबर से 35, पब्लिक से 0।
और अगर आईएफएससी वाली पब्लिक कंपनी है तो मेंबर से 100%। और इससे अब बात है हमारे को क्वेश्चन करना है प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, इन जनरल केस आप 100% तक एक्सेप्ट कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल कैटेगरी क्या होती है, अगर एक प्राइवेट कंपनी या तो अपने स्टार्टअप के शुरू के 10 साल में है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये तीनों कंडीशन पूरी कर दे, तो इस प्राइवेट कंपनी के लिए फिर लिमिट ही नहीं लगती। फिर 100 क्या 200%, 500% तुमको एक्सेप्ट करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 3 लिमिट क्या होती है बता दो ना, क्योंकि इसी का क्वेश्चन आगे आएगा, तो बार बार हम चार्ट पे स्विच नहीं करेंगे। अभी लिमिट सुन लो। प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है और शुरू के 10 साल में, अभी उसको बने हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी, या फिर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन पूरी कर दे, मतलब वो प्राइवेट कंपनी किसी और कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, एंड उस प्राइवेट कंपनी की जो बोरोविंग्स है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, ये पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। पेड अप कैपिटल का ट्वाइस करो, 50 करोड़ रखो उसके साथ में, दोनों में से जो लोअर अमाउंट आए उस लोअर वाले से कम इन्होंने बोरो किया हुआ है, लेस देन दैट बोरोविंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज, कंपनी का जब डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करने जा रही है उस समय कंपनी का कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द रीपेमेंट ऑफ दीज बोरोविंग्स। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो मैं बोलूंगा इफ द ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट नहीं लगती है। अब ये ध्यान रखना, आगे कभी इसका रेलेवेंस आएगा ना, मतलब आगे कहीं इसका कनेक्शन आया तो फिर मैं उसको सीधा ऐसे रेफर करूंगा कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो या तो स्टार्टअप है शुरू के 10 साल में है, उसके लिए लिमिट नहीं लगती है। और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, देखो पब्लिक से तो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, तो मैंने नहीं लिखा हुआ है। प्राइवेट से, प्राइवेट कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, वो भी विदाउट लिमिट, सिर्फ 2 केस, अगर वो स्टार्टअप है शुरू के 10 साल में, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी तीनों कंडीशन, ना तुम किसी के रिश्तेदार हो, तुमने जो उधार उठा रखा है वो एक लिमिट से कम है, और इस उधार को पे करने के लिए तुम्हारा कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं चल रहा है। यदि आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो मैं बोलूंगा ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं लगती, अगर तुम मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते। तो यहां पर इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, यहां पर क्वेश्चन ने पूछा क्या ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है क्या ये 100% एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, प्राइवेट कंपनी को अलाउड होता है। अब इतना बड़ा पैराग्राफ इन्होंने लिखा, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिखो, इजीली यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। You just have to write as per the section, as per the provision of the section 73 subsection 2 of the Companies Act 2013। वो कंडीशंस बताता है कि किन किन केस में आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। और लिमिट क्या बोलता है कि पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है वो मैक्सिमम 35% कर पाएगी, पर प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितना कर सकती है, प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 100% कर सकती है। सेक्शन की लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, कंपनी में एक्सेप्ट अप टू 35%, बट प्राइवेट कैन एक्सेप्ट 100। तो ऊपर बोल रहा है कंपनी 35 तक एक्सेप्ट कर सकती है, बट प्रोवाइजो बोल रहा है कि प्राइवेट 100 कर सकता है। तो ऊपर कंपनी में तो दोनों कंपनी आ गई। जब ये सेक्शन पढ़ा मैंने तो यहां लिखा है कंपनी शैल एक्सेप्ट, तो कंपनी में तो प्राइवेट भी आ गई पब्लिक भी आ गई। तो सेक्शन ने दोनों को लपेटा, बट प्रोवाइजो ने प्राइवेट को बाहर कर लिया। और प्राइवेट के लिए क्या बोला कि तेरे लिए 100% की लिमिट है, पब्लिक के लिए रहेगी 35। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, A government company which is eligible to accept deposit under section 76, एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो सेक्शन 76 में डिपॉजिट रेज करना चाहती है। ठीक है, 2013 कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सीडिंग 25%। पब्लिक से 25% से ज्यादा वो नहीं एक्सीड कर सकती। मतलब गवर्नमेंट कंपनी वांट्स टू रेज द अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट, बट गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से 25% से ज्यादा रेज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो पब्लिक कंपनी होती है ना बेटा, पब्लिक कंपनी के लिए, ओए सुनो, जो पब्लिक कंपनी होती है उनके लिए टोटल 35 होता है, जिसमें से आपको इंडिविजुअली भी देखना है और एग्रीगेट भी देखना है। मेंबर से मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर, इतना कर सकते हो। पब्लिक से 25% कर सकते हो और मिला के 35 कर सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी के लिए टोटल मिला के 35 होता है, चाहे तुम जैसे मर्जी करो। भैया मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं एग्जामिनर हूं ना, तो मैं इसी चीज पे क्वेश्चन बनाऊं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी ने यहां से 7% कर लिया, यहां से 28 कर लिया, क्या ये कंप्लायंस है? नहीं, ये नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि टोटल तो 35 हो रहा है बट इंडिविजुअली नहीं हो रहा ना। अरे इट इज एज सेम एज लाइक हमारा एग्रीगेट, एक पेपर में लाने के लिए 40 भी चाहिए और टोटल में इनको 50% भी चाहिए। तो यहां तुमको दोनों कंडीशन ध्यान में रख के चलनी है। टोटल 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअली 10 और 25 भी देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि भैया 35% ध्यान रखना है। 35% है, अब वहां मेंबर से 8 कर लिया और इससे 27 कर लिया, चल जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी के लिए टोटल मिला के कितना है? 35, दैट्स इट। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है?
कि पब्लिक से गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ 25% रेस कर सकती है। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 25 थोड़ी, अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वो तो पब्लिक से पूरा का पूरा 35 भी उठा सकती है। इवन वो मेंबर से भी पूरा 35 उठा सकती है। बट ये ध्यान रखना हाँ कि मेंबर और पब्लिक से मिलाकर कितना हो पाएगा 35, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द गवर्नमेंट कंपनी इज एलिजिबल कि वो मैक्सिमम कितना उठा सकती है, 35% उठा सकती है। अब चाहे वो कैसे भी उठा ले, मेंबर से कितना, पब्लिक से कितना, डजेंट मैटर, मिला के वो क्या रहेगा 35। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं अरुण लिमिटेड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 80 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। इसकी नेटवर्थ 80 करोड़ है और टर्नओवर 30 करोड़ है, और ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो भैया पब्लिक से तो पहली बात पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो देखो ये अरुण लिमिटेड है, तो ये है तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट तो नहीं है। अब क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का होना सिर्फ अनिवार्य नहीं है, पब्लिक कंपनी के साथ साथ आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया क्या है? नेटवर्थ या टर्नओवर, दोनों में से पहले तो कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करो। या तो तुम्हारी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों में से एटलीस्ट यू हैव टू फुलफिल वन क्राइटेरिया, दोनों में से 100 या 500, ठीक। एंड साथ में आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। सो रेलेवेंट प्रोविजन, पहले प्रोविजन लिखो वैसे जैसे समझाया। एज पर सेक्शन 76 एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो होगी जिसकी पेड अप, जिसकी नेटवर्थ जो होगी कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक से। साथ ही में उनको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी होगा, आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर भी पास करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी डाल सकते हो कि अगर तुम्हारा जो बोरोविंग है, मतलब जो एक तरीके से डिपॉजिट भी तो बोरोविंग ही होती है ना, अगर तुम्हारा जो ये अमाउंट है ये सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वाली लिमिट के अंदर अंदर है, तो फिर एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, ओआर से काम चल जाएगा। यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप काम चला सकते हो। देखो एक बार, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसकी नेटवर्थ कम से कम कितनी हो, 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। बेटा इन दोनों में और है, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, फिर एंड है। इसके साथ आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी ही पड़ेगी और साथ में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। पर अगर डिपॉजिट आपकी लिमिट के अंदर है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वाली लिमिट के अंदर अंदर हो, तो फिर एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि ओआर से काम चल जाएगा। ये पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले पूरी ये लिमिट लिख दो कि भैया ये होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्रोविजन लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि भाई इसकी तो टर्नओवर भी 80 है और सॉरी टर्नओवर 30 है और नेटवर्थ कितना है 80, बताओ ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। अब उसको केस के साथ रिलेट कर दो कि हमारे केस में क्या हो रहा है, जो अरुण लिमिटेड है उसकी नेटवर्थ भी कितनी है 80, टर्नओवर भी कितना है 30। तो मान लो इसने क्रेडिट रेटिंग ले भी ली, इसने एसआर पास कर भी लिया, तो भाई तेरा नेटवर्थ और टर्नओवर में से तो कोई क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हो रहा। और अगर दोनों में से कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो आप पब्लिक से क्या नहीं कर सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप चाहो, if the company want to accept deposit from the public it has to fulfill the eligibility criteria, वो आपको पूरा करना पड़ता है, वो आप नहीं कर रहे तो आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कलाकारी करके आते हैं, वो क्या करके आते हैं बताता हूँ। वो क्या करेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे, हाउएवर द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। उसने पूछा, क्या क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तुमसे पूछा कि मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट, उसको क्यों ऐसा ज्ञान दे रहे हो? उसने पूछा भैया पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकती है नहीं हो सकती, वो बताओ। लिमिट लगा के हमने बता दिया नहीं हो सकती। अब वहां आगे ये लाइन नहीं लिखनी है दैट यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, वो पूछता, अगर मान लो उसका मन होता, वो यहाँ पे सेकंड पार्ट बनाता क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी योर आंसर if the acceptance of deposits was from members instead of public, if the company wants to accept deposit from the member instead of public, फिर आपका आंसर क्या होता? तो हम बोलते कि हाँ फिर अलाउड है, मेंबर से कर सकते हो, फिर हम उसके कुछ प्रोविजन बता देते। बट अगर उसने नहीं पूछा तो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन में ऐड या डिलीट नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर।
अब वही सारे पॉइंट लिख दो, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 वाले जो कंडीशंस थी वो चेप दो कि मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट अगर आपको करनी है तो आपको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैं पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं, तुमको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। सर पहला, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से अगर फॉलोइंग कंडीशन पूरी कर ले। पहला आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। सर्कुलर का फॉर्म बोल दो फटाफट, दिल खुश हो जाएगा मेरा अगर तुमने फॉर्म सही सही बता दिया तो। किसी को सर्कुलर का फॉर्म नंबर याद है कि ये सर्कुलर कौन से फॉर्म में इशू होता है? ये जो सर्कुलर इशू होगा इट विल बी इशूड इन द फॉर्म, यहां फॉर्म नहीं लिखा बट तुम आंसर में यहां पे लिख सकते हो इशुएंस ऑफ सर्कुलर इन द फॉर्म नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रजत। डीपीटी 1, डीपीटी 1 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंश भैया भी करेक्ट है एकदम। इशुएंस ऑफ सर्कुलर टू इट्स मेंबर, पहले क्या करो, डीपीटी 1 इशू करो, मेंबर को सर्कुलर इशू करो और उसमें वो मैंने रिवीजन में ऐसा कोड बनाया था, उसका पान कंपनी की इंफॉर्मेशन दे देना। तो उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं, कितना पैसा ड्यू है, वो सारी डिटेल डाल दी। पहला। दूसरा, उस कॉपी जो है ना वो सर्कुलर की कॉपी वो आरओसी को भेज दो 30 दिन पहले कम से कम। तीसरी चीज, अगले साल आपकी जितनी डिपॉजिट मैच्योर होनी है, जितनी आपने पैसे वापस करने हैं, उसका एटलीस्ट 20% पैसा आपको इस साल के 30 अप्रैल तक जमा कराना पड़ेगा इन द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। फॉलोइंग ईयर में जो डिपॉजिट जानी है आपकी, डिपॉजिट की रीपेमेंट होनी है, उसका 20% आप एक, एटलीस्ट 20% आप एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व करके एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराओ वो पैसा। ठीक है, डीआरआर क्रिएट करो बेसिकली। एक सर्टिफिकेट दिलवाओ, किससे? वो सीए में। क्या सर्टिफिकेट देगा ये बंदा? ये सर्टिफिकेट ये दिया जाएगा कि कंपनी ने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया भी था तो उसे ठीक कर लिया गया था। वेयर अ डिफॉल्ट हैड अकर्ड द कंपनी हैड मेड द डिफॉल्ट गुड, उसको ठीक कर लिया गया था और उसको ठीक हुए भी 5 साल बीत चुके हैं, ये सर्टिफिकेशन दो। और अगर आप सिक्योर्ड डिपॉजिट उठा रहे हो तो आपने सिक्योरिटी, जो एडिक्वेट सिक्योरिटी होती है, हमने उतनी सिक्योरिटी रखवा दी है। ये सारी कंडीशंस पहले तो पूरी करो अगर तुम्हें मेंबर से डिपॉजिट उठानी है तो। ठीक है सर। फिर एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी वो आपको इंटरेस्ट के साथ रीपे करनी पड़ेगी। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे एनी पार्ट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, या तो तुमने प्रिंसिपल में लोचा मारा या तुमने इंटरेस्ट में लोचा मारा, किसी में भी लोचा मारा, डिपॉजिटर में अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी। और फिर जो डिपॉजिटर होगा वो कंपनी से पैसे निकलवाने के लिए एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालेगा कि एनसीएलटी इनको ऑर्डर दो, ये मेरे पैसे वापस करें। अब इस केस में एक एग्जाम्पशन क्या है, आपको ए बी सी वो सारी क्लॉजेस पूरे नहीं करने, वो सारी कंडीशंस पूरी नहीं करनी होती, सिर्फ सिक्योरिटी वाली कंडीशन पूरी करनी होती है, वो भी अगर तुम सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हो तो। क्योंकि सिक्योर्ड डिपॉजिट वाले में पहले ही क्या लिखा हुआ है, इफ एनी। अगर तुम्हारी डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड है तो ये वाला पॉइंट वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा, सिक्योरिटी वाला। और बाकी भी तुम्हें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर तुम थोड़ी स्पेशल वाली प्राइवेट कंपनी हो। सर कौन? पहला, वही सारे पॉइंट याद कर लो, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है मैक्सिमम 100% तक, आप स्टार्टअप के शुरू के 5 साल में हो और आप वही तीनों कंडीशन पूरी कर देते हो। सर कौन सी 3 कंडीशन? वही, ना तुम किसी के रिश्तेदार हो, तुमने जो बोरविंग उठा रखी है वो एक लोअर अमाउंट से कम है और आपने उस बोरविंग का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट अभी नहीं किया हुआ, तो उस केस में ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ओए 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप स्टार्टअप और शुरू के 5 साल में हो और ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो गई तो ये सारी कंडीशंस अगर आप पूरी कर देते हो और आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन क्लॉजेस ए टू सी एंड ई, सर डी क्यों नहीं बोला? डी वैसे ही ओमिट हो चुका है, तो ए बी सी और ई ये नहीं लगेगा, यानी एफ लगेगा। एफ लगेगा भाई, अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू करोगे तो सिक्योरिटी तो रखवानी पड़ेगी ना। बाकी चलो ठीक है, डीआरआर मत बनाना, सर्कुलर मत भेजना, आरओसी को कॉपी मत फाइल करना, उसमें तुम्हें एग्जाम्पशन दे देते हैं, पर वो भी तब देंगे अगर तुम ये वाली कंडीशंस पूरी करते हो। तुम कितना पैसा उठा रहे हो डिपॉजिट से? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर का 100%। दूसरी चीज, आप स्टार्टअप हो और शुरू के 5 साल में हो। मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, कहां 5 है और कहां 10 है, स्टार्टअप के साथ कहां 5 है और कहां 10 है। सर अभी जो आप चार्ट दिखा रहे थे वहां आपने 10 साल लिखा हुआ था, वो लिमिट के लिए था। अगर लिमिट ही नहीं चेक करनी तो उस केस में फिर यहां पर 100% नहीं था ना, फिर वो उस केस में स्टार्टअप के लिए 10 साल देख रहे थे। अगर आप स्टार्टअप हो शुरू के 10 साल में हो तो फिर आपके ऊपर लिमिट ही एप्लीकेबल नहीं होगी। 2 अलग अलग लिमिट्स हैं। ठीक है, अगर रहे ना तो एक बारी मैं तुमको एक बारी स्क्रीन लगा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ये देखो,
जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपके ऊपर नहीं लगेंगी अगर आप ये तीनों चीजें पूरी कर देते हो। यू आर अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अप टू दिस अमाउंट, दूसरा आप स्टार्टअप हो, शुरू के 5 साल में हो, और ये तीनों कंडीशन पूरी कर देते हो, ये सारी चीजें पूरी हो गई तो कंडीशंस नहीं लगेंगी आपके ऊपर, तो कंडीशंस नहीं लगेंगी आपके ऊपर, ठीक है। और वो जो 10 साल वाली कहानी है वो ये है कि अगर आप स्टार्टअप हो, शुरू के 10 साल में हो, तो आपके ऊपर लिमिट ही एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक। ओके यश भैया, नोटेड। तो इन दैट केस हाउएवर सच अ कंपनी, पर ये आरओसी को इंटीमेशन, थोड़ा इंफॉर्मेशन तो देगी ना, तो वो किस में देगी, इन द फॉर्म नंबर DPT3, वो अभी चार्ट में भी लिखा हुआ था, बट उस केस में आप ठीक है वो सारी कंडीशन पूरी नहीं करोगे, बट आरओसी को बताना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर DPT3, ठीक है। जल्दी बताओ, पहले तुमको समझ में आ गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सी लिमिटेड, ठीक है। इतना ज्यादा नाम पे नहीं जाना, कितना टाइम है, नाम पे जा रहे हैं हम, क्या आप लिखा हुआ है नाम। सी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी कैंडीज फॉर किड्स, ठीक है, टॉफी बना रहे हैं। नाउ द कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 10 मोर टाइप्स ऑफ कैंडी। ओ, अब कंपनी चाह रही कि हम 10 और टाइप की कैंडी बनाएंगे, ठीक है। कंपनी ने 1 करोड़ रुपए इशू करे, मतलब रेज करे, क्या इशू करके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे जिसपे चार्ज कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। ओ, और साथ में ये लिस्ट भी करवा दिए, भैया ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता, दिस अमाउंट इज नॉट अ डिपॉजिट। वो जो डेफिनेशन है ना आपकी, जो मैं बोल रहा था कि वो पूरी नेगेटिव लिस्ट है, उसमें 10th पॉइंट है, आई थिंक मेरी बुक का तो 10th ही है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। 10th पॉइंट पे ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि 9th पॉइंट पे वो वाला था, डिबेंचर वाला केस था शायद, राइट, 10th पॉइंट है। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट एंड इट इज लिस्टेड। तीन कंडीशन एक साथ पूरी करनी पड़ गई, तीन कंडीशन एक साथ पूरी करनी पड़ गई। क्या, पहला, पहला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होना चाहिए, चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, और लिस्टेड होना चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी दुनिया जहान का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, कन्वर्टेबल डिबेंचर है पर चार्ज नहीं है, पर लिस्टेड है, भाड़ में जाओ, डिपॉजिट है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कन्वर्टेबल डिबेंचर है पर चार्ज नहीं है, पर लिस्टेड है, तो डिपॉजिट है या नहीं है। तो तुम्हें इस पॉइंट के हिसाब से तो लग रहा है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि कन्वर्टेबल डिवेंचर बोल रहा हूं, नॉन कन्वर्टेबल को एग्जाम्पशन है, ये पूरी एग्जाम्पशन की लिस्ट है। तो नॉन कन्वर्टेबल वाला डिवेंचर जो है, और अगर उस पर चार्ज नहीं है और वो लिस्टेड है, तो मैं बोल रहा हूं भैया वो क्या है, डिपॉजिट नहीं है, एग्जाम्प्ट है। बट मैंने बोला अगर डिवेंचर है, सिर्फ कन्वर्टेबल डिवेंचर, और कन्वर्टेबल डिवेंचर पे चार्ज नहीं है और उसमें लिस्टिंग हुई हुई है मान लो, तो फिर वो डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, वो इस एग्जाम्पशन में कवर नहीं हो रहा। पर खाली एक पॉइंट को ध्यान में मत रखना भाई, इससे ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ डिवेंचर का है, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहां कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल नहीं लिखा, यहां सिर्फ डिवेंचर लिखा है। पर आगे देखो, फर्स्ट चार्ज क्रिएट होना चाहिए, तो मैं तो ऐसा कन्वर्टेबल डिवेंचर बोल रहा हूं जिसपे चार्ज ही नहीं है, तो ना वो इस पॉइंट में आया ना वो इस पॉइंट में आया, तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ना, किसको डिपॉजिट माना जाए किसको ना माना जाए, ये बड़े अच्छे से करके जाना। एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि अभी जनवरी वाले एग्जाम में ही आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये डिपॉजिट में काउंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से तो स्पेसिफिकली। तो बताओ क्या ये डिपॉजिट है या नहीं, हमने बोला नहीं है सर, इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ठीक। आगे चले, वो दिव्या आई शेयर पक्का ऑन द चैनल ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। रिपीट क्वेश्चन है, मेंबर से कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हो चुका ऑलरेडी अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाओ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजन, ठीक है सर, पढ़ते हैं। पहला, समित वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। समित है, एक डायरेक्टर है इस कंपनी का, अ स्टार्टअप कंपनी, ये कंपनी कौन है, स्टार्टअप है। requested his close friend Ritesh to lend to company 30 lakh in a single tranche by way of a convertible note repayable within a period of 6 years from the date of its issue. Advise whether it is deposit or not. दोबारा वही क्वेश्चन आ गया डिपॉजिट की डेफिनेशन का।
बोल रहा है भैया इसने ना अपने एक दोस्त को रिक्वेस्ट करी कि तू यार प्लीज क्या कर दे, तू कंपनी को 30 लाख रुपए लोन के रूप में दे, कंपनी उसके बदले तेरे को कन्वर्टिबल नोट इशू करेगी जिसका रीपेमेंट 6 साल के अंदर हो जाएगा, एंड इन अ सिंगल ट्रांच आपको ये पैसे देने हैं, और बताओ ये डिपॉजिट है या नहीं है। तो ये एक स्पेशल सेक्शन है, मतलब स्पेशल पॉइंट है, मैं तुमको दिखाता हूं ये वाला पॉइंट, ये रहा, ये वाला स्पेशल पॉइंट ये रहा कि अगर अमाउंट ऑफ 25 लाख या उससे ज्यादा, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे अलग से क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि यहां और किसी पॉइंट में अमाउंट का जिक्र नहीं है, पर इस वाले पॉइंट में अमाउंट भी मेंशन्ड है। अब सोचो अगर स्टार्टअप कंपनी को कन्वर्टिबल नोट के द्वारा पैसे मिलते हैं और वो भी सिंगल ट्रांच में मिलते हैं और उसकी रीपेमेंट 10 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, बट वो अमाउंट ही 20 लाख है, मान लो 20 लाख है, तो तब भी वो डिपॉजिट माना जाएगा क्योंकि यहां पर एग्जम्पशन किसको है, 25 लाख या उससे ज्यादा, बी 25 से कम नहीं है। अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर रिसीव एक स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, उसको जो पैसे मिलने चाहिए वो 25 लाख या उससे ज्यादा मिलने चाहिए, कन्वर्टिबल नोट के द्वारा मिलने चाहिए, सिंगल ट्रांच में मिलने चाहिए। सिंगल ट्रांच का मतलब होता है वन शॉट पेमेंट, किस्तों में नहीं आने चाहिए, एक बार में पैसे मिले, सिंगल ट्रांच में मिलने चाहिए, और उसका रीपेमेंट कंपनी कर देगी मैक्सिमम कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर अंदर। ये सारी कहानी अगर पूरी हुई तो हम उसको एग्जाम्पशन देंगे, फिर दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में सारी कंडीशन पूरी हो चुकी है क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी स्टार्टअप है, साथ ही में अमाउंट 25 लाख या उससे ज्यादा है, कन्वर्टिबल नोट के थ्रू पैसा आ रहा है, स्टार्टअप कंपनी है, 30 लाख रुपए आ रहे हैं, कन्वर्टिबल नोट के थ्रू आ रहे हैं, रीपेमेंट 10 साल के अंदर अंदर हो रही है, और सिंगल ट्रांच में पैसा आ रहा है, एक ही सिंगल ट्रांच में पैसा आ रहा है, तो हम बोलेंगे यस इट इज कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन, हम इसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। सो दिस अमाउंट ऑफ 30 लाख शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पोल स्टार ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर। ये भी एग्जाम्पशन में कवर्ड होता है, अगर आपको डायरेक्टर से पैसे मिलते हैं ना, लोन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर, तो इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज द डिपॉजिट, तो उसको भी एग्जाम्पशन के हिसाब से हम बोलेंगे कि ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अगला पॉइंट, सिटी बेकर लिमिटेड फेल टू रीपे द डिपॉजिट 50 करोड़ एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड टाइम बाय द ट्राइब्यूनल। इन्होंने पैसा रीपे करना था, नहीं किया, इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, ट्राइब्यूनल ने एक्सटेंशन भी दिया, तब भी पैसे नहीं दिए। इज द कंपनी और स्वाति इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट बी लायबल टू एनी पेनल्टी, और नहीं तो क्या, क्या आपको पेनल्टी लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो पनिशमेंट बता दो कि भैया कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या क्या पेनल्टी लगेगी। तो अगर मैं बोलूं कंपनी पे क्या पेनल्टी लगेगी, वो ये रही, मिनिमम फाइन लगेगा 1 करोड़ का, या फिर ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, बट मैक्सिमम कितना, 10 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी पेनल्टी लगेगी सर, इंप्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक की, और साथ में फाइन भी लगेगा, एंड फाइन लगेगा कितने का, 25 लाख का, मैक्सिमम कितना लग सकता है, 2 करोड़ रुपए। और अगर फ्रॉड वगैरह की हरकतें करने, मतलब विलफुल इंटेंशन हुई ऐसी, तो भैया फिर तुम गए 447 में लायबल हो जाओगे, यानी फ्रॉड में फंसोगे। राइट, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट्स वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर अ टेन्योर ऑफ लेस देन 6 मंथ। अरे जब डिपॉजिट एक्सेप्ट होती है ना, तो कम से कम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 36 महीने के लिए एक्सेप्ट होती है, यानी जो पेमेंट पीरियड, जो पीरियड होता है ना डिपॉजिट्स का, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ होता है। बट एक एक्सेप्शन है, 6 महीने से कम के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने बोला क्या क्या, पहला, वो अगर आप 6 महीने से कम के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, तो भी वो एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो इशू होंगी, मतलब 3 महीने से कम के लिए तो डिपॉजिट किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, ये जो 6 महीने से कम वाली तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, ये मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर। इन 3 लिमिट का टोटल कर लो और उसका 10% मैक्सिमम इतना ही एक्सेप्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, यदि आपका जो टेन्योर है वो 6 महीने से कम का है। तो 2 कंडीशन का ध्यान रखना, मैक्सिमम लिमिट का बार लग जाएगा 10% का, और टाइम पीरियड तब भी 3 महीने तो मिनिमम रहेगा, 3 महीने से कम तो हो ही नहीं सकता। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या कोई कंपनी 3 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, किसी हाल में नहीं कर सकती, ना तो सेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकती, ना एग्जाम्पशन एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कर सकती, किसी केस में नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद आओ 5th पॉइंट, इज इट इन ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टाइम टू टाइम। एक कंपनी है जिसका नाम है डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
क्या ये कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो क्या इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा, मतलब इसको भी ये डिपॉजिट्स के प्रोविजन लगेंगे? तो हमने बोला नहीं भाई, हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो डायमंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इट इज रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी से, और उसके ऊपर ये वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता। डिपॉजिट चैप्टर एप्लीकेबल होता है एनबीएनएफसी के ऊपर, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उन पर उनका काम धंधा यही है डेली, वो तो पागल हो जाएंगे बार बार सर्कुलर इशू कर करके, डीपीटी 1 इशू कर करके, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगते। ठीक है, तो उनको ये फॉलो नहीं करना होता, वही आपको यहां पर लिखना है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में ये एक्सेप्शन दी हुई है कि बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इनके ऊपर डिपॉजिट के प्रोविजन नहीं लगते हैं, तो इन कंपनीज को ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिना रिन्यू कराए आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। सर जब हम ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे सिक्योर्ड डिपॉजिट्स के लिए, तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोविजन ध्यान में रखने हैं। पहला, सबसे पहले तो भैया उससे रिटर्न कंसेंट ले लेना, बाबूजी को बोलना कि पहले लिखत में दो कि तुम ट्रस्टी बनना चाहते हो। दूसरा, जो एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर आपने निकाला उसके ऊपर ये स्टेटमेंट अपीयर होनी चाहिए कि उस बंदे ने अपनी कंसेंट दे दी है। A statement must appear in the circular or advertisement that the proposed trustee has given his consent। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी शैल एग्जीक्यूट, उसके साथ एक ट्रस्ट डीड बना लेना इन द फॉर्म नंबर डीपीटी 2। फॉर्म नंबर याद कर लो, सर्कुलर का फॉर्म क्या था, डीपीटी 1, ये क्या है, डीपीटी 2। और जो आरओसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो अगर कंडीशन पूरी नहीं कर रहे थे, आरओसी को इन्फॉर्मेशन किस में जा रही थी, डीपीटी 3 में। कौन बंदा ट्रस्टी नहीं बन सकता, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ट्रस्टी। तो यदि आप डायरेक्टर हो, केएमपी हो या एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय हो, किसके, कंपनी के, उसकी होल्डिंग के, उसकी सब्सिडरी के, उसकी एसोसिएट के, या फिर कंपनी में कोई डिपॉजिटर है, तुम उसके डायरेक्टर, केएमपी या ऑफिसर एम्प्लॉय हो, या फिर कंपनी को इंडेटेड हो, कंपनी की सब्सिडरी को या कंपनी की होल्डिंग को या एसोसिएट को, या उस कंपनी की होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी, इनका तुमने पैसा देना है, तो भाई ये तुम पे दबाव बनाएंगे। या तुम्हारा कंपनी के साथ कोई मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। अब सुनो भाई, मैं क्वेश्चन बनाऊं ना तो मैं यहां से बना दूं कि एक बंदे का कंपनी की होल्डिंग के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, बताओ कि वो बंदा उस कंपनी में डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता है या नहीं बन सकता। तुम धुएं उड़ जाएंगे पेपर में। पेपर में क्या लगेगा, कंपनी की होल्डिंग में पेक्यूनरी नहीं बन सकता। भाई यहां क्या लिखा है, कंपनी के साथ तुम्हारा मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कंपनी की होल्डिंग के साथ है तो क्या दिक्कत है, चलेगा। लॉ में क्या लिखा है, कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा कंपनी के साथ नहीं है, कंपनी की होल्डिंग के साथ है मेरा। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी रिलेशनशिप, और वो भी मटीरियल होना चाहिए। तो मैं कंपनी की होल्डिंग के साथ रखता हूं रिलेशनशिप, कंपनी के साथ तो नहीं है, तो क्या मैं इसमें डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता हूं, नहीं बन सकता, बन सकता हूं। भाई ये एक ऐसा चैप्टर है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें से 1000 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं डिपॉजिट के, 1000 क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां एक सिंगल वर्ड पे आईसीआई खेल जाएगा, एक सिंगल वर्ड पे। Has entered into any guarantee arrangement in respect of principal debt secured by the deposit or interest thereon। कंपनी ने जो डिपॉजिट उठा रखी है उसके लिए तुमने गारंटी दे रखी है, तो जिसने गारंटी दी है उसी को ट्रस्टी बना दूं, फिर तो वो अपनी पोजीशन के बारे में ही सोचेगा। या फिर किसी भी प्रकार से आप उनके रिलेटिव हो, इन बंदों के तुम रिलेटिव हो, तो भी आप नहीं क्या बन सकते, डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। हाउएवर अगर आप किसी भी डिपॉजिटर को हटाना, ट्रस्टी को हटाना चाहते हो, तो पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर और एड देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कंसेंट, मतलब आपने क्या करना पड़ा, आपने क्या करा, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो ना, सर्कुलर इशू हो गया, सर्कुलर इशू हो गया, एडवर्टीजमेंट इशू हो गया, उसके बाद तुम ट्रस्टी हटाना चाह रहे हो, हटा सकते हो। ऑल डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इन केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो जिस मीटिंग में सारे डायरेक्टर की कंसेंट ली जा रही है उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उपस्थित होना अनिवार्य है, वहां पर वो बंदा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सीधा क्वेश्चन था, मुझे लगा इतना कोई टफ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमोटर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। फिर दोबारा आ गया डिपॉजिट की डेफिनेशन पे। भैया मैं बोल रहा हूं आधा घंटा वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना रिवीजन वीडियो का, जिसमें डिपॉजिट की डेफिनेशन की नेगेटिव लिस्ट बताई हुई है। ठीक है, प्लीज बोल रहा हूं वो देख लेना। Green Limited contributed in the form of unsecured loan to the company in fulfillment of the margin money requirements stipulated by the State Industries Development Corporation for granting loan। अब मैं बता देता हूं ये पॉइंट कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये ना एक एग्जामिशन है, जिस एग्जामिशन में क्या बोला हुआ है कि कंपनी गई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक कंडीशन रख दी कि हम तुम्हें लोन तब देंगे जब पहले अपने प्रमोटर को बोलो कि वो भी तुम्हें कुछ पैसे लगाए, क्योंकि बैंक अपने आप को सेफ साइड करना चाह रहा है भाई,
कि मैं तो तुम्हें लोन दे दूंगा, आई विल गिव यू दैट अमाउंट, बट आई विल गिव यू अमाउंट ओनली एंड ओनली व्हेन योर प्रमोटर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम मनी. So if a promoter is contributing any amount by the way of unsecured loan on the condition of that financial institution कि वो लोन तब देगा जब ये प्रमोटर कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस प्रमोटर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं माना जाता. ये कंडीशन दी हुई है, ये एग्जाम्पशन दी हुई है. कहो तो मैं एक बार दिखाई देता हूं. ये देखो, ये रहा. Any amount brought in by the promoter to the company by way of unsecured loan in pursuance to a stipulation of the lending financial institution. वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लेंड कर रहा है, जो हमें पैसे दे रहा है कंपनी को, उसने एक स्टिपुलेशन डाल दी, उसने एक कंडीशन डाल दी कि भाई मैं पैसे तब दूंगा जब प्रमोटर देगा पहले. तो इसके लिए कंडीशंस क्या है? पहला, जो लोन है वो कंडीशन बेस्ड मिल रहा है तुम्हें, यानी एक तरीके से कंडीशनल लोन मिल रहा है. दूसरा, लोन का कुछ हिस्सा प्रमोटर वो खुद दे रहा है या उसके रिलेटिव देंगे. और तीसरा, इस क्लॉज में तुम्हें एग्जम्पशन तब तक मिलेगी जब तक लोन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द बैंक आर रीपेड एंड नॉट देयर आफ्टर. यानी जब तक उसका बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग है तब तक प्रमोटर वाला कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. जैसे ही बैंक का लोन रीपे हुआ उसके बाद भी अभी प्रमोटर का पैसा खड़ा है, यानी कि ये प्रमोटर का पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो फिर ये वाला पैसा फिर आपका डिपॉजिट मान लिया जाएगा. ठीक, तो यहां पर क्या इसे हम डिपॉजिट मानेंगे? नहीं मानेंगे. नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे. हेंस in the instant case the unsecured loan contributed by this will not be regarded as the deposit. ये क्वेश्चन टफ नहीं है, सब्जेक्ट टू अगर तुम्हें वो लिस्ट याद है तो. ठीक है, वो प्रोविजंस याद है. दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल टफ. अब मेरे को वो लाइंस याद है, मेरे को वो क्लॉजेस याद है कि हाँ कब डिपॉजिट नहीं मानते, क्या क्या वर्ड्स हैं. तो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल मजाक लग रहे हैं. और ये क्वेश्चन आ रहे 3-3, 4-4 नंबर के, मतलब इनकी क्या ही वो 3-4 नंबर इसमें मुफ्त के मिल रहे हैं हमको. और पहली दूसरी लाइन पढ़ के ये समझ में आ जाता है क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है. डिपॉजिट होगा नहीं होगा, 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा होगा या नहीं होगा. उसके बाद तुम्हें सीधा प्रोविजन लिखना है, लास्ट में तुमने ये लिख देना है कि डिपॉजिट है या नहीं है, खत्म कहानी. बट ये तब इजी लगेगा जब आपको वो क्लॉज याद है. वो क्लॉज ही नहीं याद होगा फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बनाने वाला काम नहीं चलेगा. एलिजिबल कंपनी को क्रेडिट रेटिंग के क्या प्रोविजन लगते हैं वो बता दो. देखो ऊपर तो इन्होंने लॉ की वो क्लॉजेज ये वो कहानी मारी हुई है, मैं तुमको सीधे इधर प्रोविजन दिखाता हूं. कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है, जब वो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, तो पब्लिक से डिपॉजिट लेते समय इट इज मैंडेटरी दैट आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी. दूसरी चीज, जो क्रेडिट रेटिंग होगी उसमें एडेक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए. कीवर्ड बता रहा हूं जो हाईलाइट करके आना. कंपनी शैल रिक्वायर टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. दूसरा, क्रेडिट रेटिंग में एडेक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए. पता है क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग के ना ऐसे लेवल्स होते हैं, लाइक ए होता है, डबल ए होता है, ट्रिपल ए होता है. तो वो बोल रहा है एटलीस्ट ए स्टार रेटिंग होनी चाहिए, एडेक्वेट सेफ्टी तो होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको डी स्टार रेटिंग मिली हुई है. तुम कल को जाके कंपनी बोले ऊपर लॉ में लिखा था क्रेडिट रेटिंग लेनी है, हमने ले ली. अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तुम्हें क्रेडिट रेटिंग दी डी, तो डी का मतलब थोड़ी की रेटिंग मिल गई भाई. उसमें कम से कम एडेक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए, यानी वो रेटिंग अच्छी होनी चाहिए. एंड इट शुड बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन. तीसरा पॉइंट, इट शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. जब तक डिपॉजिट खड़ी है, जब तक डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं होता, हर साल तुमको रेटिंग लेनी पड़ेगी. सर एक बार स्टार्टिंग में ले तो ली थी जब इशू लाए थे, बार बार क्यों डिपॉजिट करवा, बार बार क्यों रेटिंग करवा रहा है, बार बार डिपॉजिट के टेन्योर में रेटिंग इसलिए करा रहा है. बेटा ऐसा भी तो हो सकता है अगले साल तुम्हारी हरकतें बदल गई हो और अगले साल तुम्हारी जो रेटिंग है वो ऊपर नीचे हो गई हो, तो इसलिए बोल रहा है अगले साल फिर दोबारा क्या लो, रेटिंग लो. ठीक है. Further, the credit rating shall not be below the minimum investment grade rating or specified credit rating for the FD. FDs के लिए जो रेटिंग चाहिए होती है उससे कम तुम्हारी रेटिंग नहीं जानी चाहिए. And it shall be obtained from one or any approved credit rating agency. और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अप्रूव्ड हैं, सेबी वाली लिस्टेड होती हैं, मतलब सेबी वाली रजिस्टर्ड होती हैं, उनसे लेना होता है. ठीक है, जैसे क्रिसिल हो गया, ठीक है, इकरा हो गया, केयर हो गया, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं. ठीक है, CARE केयर हो गई, एजेंसीज होती हैं ये. या इकरा हो गया, ICRA हो गया, ठीक है, क्रिसिल हो गया. आपने सुना होगा सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर. तो सिबिल स्कोर इज क्रेडिट रेटिंग, पर सिबिल अलॉट कौन कर रहा है, तो मैंने बोला क्रिसिल. तो क्रिसिल इज एजेंसी, क्रिसिल इज दैट एजेंसी एंड द स्कोर बट दैट एजेंसी इज गिविंग दैट इज सिबिल स्कोर, मतलब क्रेडिट रेटिंग. अगला क्वेश्चन भैया मजेदार क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. एक कंपनी है जिसका नाम है विक्की लिमिटेड. विक्की भैया, विक्की तू क्या कर रहा है, पढ़ो. विक्की लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल. अच्छा, कंज्यूमर गुड्स में डील करता है बेसिकली. इट इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर. ओहो, कंपनी किससे मैनेज हो रही है, प्रोफेशनल मैनेजर इसकी टीम है वो मैनेज करती है. ओहो,
कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इंस्टीट्यूशनल लोन विद इंटरेस्ट। कंपनी ने इस चीज का कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। कंपनी ने एक सर्कुलर एडवर्टीजमेंट दी इन द न्यूज़पेपर 20 सितंबर 2020 को, और क्या बोला कि हम मेंबर से और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अच्छा, पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तुम? पहले तो मैं यही जाऊंगा जरा, क्या तुम पब्लिक कंपनी हो? हाँ, विक्की लिमिटेड है। तो प्राइवेट होता तो मैं यही क्वेश्चन छोड़ देता कि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, एक कंक्लूजन तो यही बन जाता। पर यहाँ क्या बोला, यहाँ क्या बोला, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट। अभी तो मैं बोल रहा हूं हो सकती है, बट उसके लिए भी तुम्हें एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए फिर वही कंडीशन आ जाएंगी कि क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, एसआर पास होना चाहिए, और 100 और 500 वाला क्राइटेरिया, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। चलो देखते हैं। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 70। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 20। फ्री रिजर्व कितना है? 20। जरा दोनों को, तीनों को टोटल करो, 110। तो भाई अगर मैं नेटवर्थ जोड़ू इनकी तो 100 से ऊपर जा रही है, क्योंकि नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा मिलाकर नेटवर्थ आपकी हो रही है 110 करोड़। ठीक है, आगे बोलो क्या चाह रहे हो। तो ये तो श्योर हो गया कि ये पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब जो मैं करता जा रहा हूं यही आंसर को लिखना है अपने को इंग्लिश में। द कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दी। कंपनी ने क्या बोला कि हम दो तरीके के डिपॉजिट रेज करना चाहते हैं, एक प्लान ए और एक प्लान बी। एक प्लान ए वो 4 महीने के लिए रेज करेंगे और एक प्लान बी वो 36 महीने के लिए रेज करेंगे। तो भैया जो आप 4 महीने के लिए रेज करोगे ना, ये मिनिमम 6 महीने से कम वाले टाइम पीरियड में आ रही है। और उस केस में दो कंडीशन ये होती है, कम से कम 3 महीने का तो होना चाहिए। हाँ, तो वो हो गया, 4 महीने की इशू कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि मैक्सिमम 10% इशू कर पाओगे, यानी 4 महीने वाली जो आपको डिपॉजिट इशू करनी है, आप उसे कितना कर सकते हो? मैं आपसे आंसर चाहता हूं, चैट में लिख के बताओ। मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस एसपीआर प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व, एसपीआर और पेड अप कैपिटल, इन तीनों का टोटल करो 110 करोड़। इसका 10% करो, कितना आया? 11 करोड़। यानी जो तुम ये 4 महीने वाला प्लान उठाना चाहते हो ना डिपॉजिट का, मैक्सिमम यू कैन रेज 11 करोड़ रुपीज फ्रॉम द पब्लिक। सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ रुपए का ही फंडिंग रेज कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। प्लान बी क्योंकि तुम्हारा 36 महीने का है, उस केस में फिर तुम्हारी जो नॉर्मल लिमिट लगती है वो लगेगी 10%, 25% मिलाकर कितना हो जाएगा? 35%। 10% मेंबर से, 25% पब्लिक से, और मिलाकर कितना हो जाएगा? 35%। अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसने वही लिखना शुरू करा, फिर इसने लिमिट बताई कि टोटल लिमिट आ रही है 110 करोड़। क्योंकि नेटवर्थ 100 करोड़ का क्राइटेरिया पूरा कर रही है, तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन गई। जैसे ही एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनी, तो अब हम सवाल पे आ गए कि ये जो प्लान ए रेज करना चाहती है, कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, मैक्सिमम 36 का होना चाहिए। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कंपनी 6 महीने से कम के लिए भी कर सकती है, बट उसमें दो कंडीशन पूरी क्या करनी पड़ती है? कम से कम 3 महीने का प्लान होना चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती है? 10%। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती है? 10%। प्लान ए के लिए देखते हैं। क्या मैं बोलूं 11 करोड़ ही आप रेज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते। और अदर केसेस में आप क्या कर पाओगे? मैक्सिमम 25% कर पाओगे, 10% फ्रॉम द मेंबर, एंड पब्लिक से कितना कर पाओगे? 25%। तो उस केस में आप पब्लिक से कितना कर पाओगे? 25%। तो 11 करोड़। और एक बात और सुनना, ओए 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 नालायक को सुन, अगर तुमने प्लान ए 4 महीने वाला ये रेस कर लिया 11 करोड़, तो ओवरऑल मिला के तुम पब्लिक से कितना कर सकते हो? 25। तो पहले तो 110 करोड़ का 25% निकाला गया, वो जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 11 करोड़ माइनस कर देना, क्योंकि ओवरऑल भी तो 25 ही कर सकते हो। ये 10% कोई 25 से अलग नहीं है, टोटल लिमिट ही कितनी है? 25, 25%। पर फिर ये 10% का क्या रोल आ रहा है बीच में? ये 10% का ये रोल आ रहा है कि अगर तुम कोई ऐसे डिपॉजिट उठाते हो जिसका टेन्योर 6 महीने से कम का है, तो उसके लिए फंडिंग सिर्फ 10% उठ पाएगी। मान लो मैं टोटल डिपॉजिट ही जो उठाता वो 4 महीने के लिए उठाता, तो फिर ऑल दो 25 लिमिट थी, पर मेरे को 25 लिमिट नहीं मिलती, फिर मेरे को लिमिट मिलती ही कितने की? 10% की। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? फिर तो आपके लिए लिमिट ही कितनी एप्लीकेबल हो जाती? 10%, अगर आपका टेन्योर 6 महीने से कम चला जाता। क्योंकि यहां पे तुम दो तरीके की डिपॉजिट उठा रहे हो, 6 महीने से कम वाली भी और 6 महीने से ज्यादा वाली भी। तो 6 महीने से कम वाली के लिए मैक्सिमम बार 10% ही हो जाएगा, और फिर बाकी जो डिपॉजिट उठा रहे हो उसके लिए आपका 25% का टोटल लिमिट रहेगा। बट टोटल 25% के लिमिट में से ये वाली भी कवर हो जाएगी, तो ये हटा के बाकी उठा सकते हो। समझ गए? ओके सर, ये मुझे लग रहा है रिपीट है क्वेश्चन।
रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। लो भाई लो, बढ़िया 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 क्वेश्चन। RS Limited received share application money of rupees 50 lakh but failed to allot securities within the prescribed time limit। कंपनी ने पैसा उठाया एप्लीकेशन मनी बोल के, बट सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करी। एप्लीकेशन मनी 5 लाख रुपए रिसीव हुए फ्रॉम मिस्टर खन्ना, अ कस्टमर ऑफ द कंपनी। और कंपनी ने पता क्या करा, वो पैसा रिफंड करना था, रिफंड नहीं करा, उसको किसी और तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब ये भी पॉइंट दे रखा है कि अगर तुमने एप्लीकेशन मनी बोल के उठाया तो जितने टाइम का तुमको स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बताया गया इतने टाइम में अलॉटमेंट हो जानी चाहिए, उसे उतने टाइम में अलॉट कर देना। अगर अलॉट कर दिया वेल एंड गुड, अगर अलॉट नहीं करा तो अगले ही दिन वो पैसा डिपॉजिट बन जाता है। और किसी और चीज से पैसा सेट ऑफ मारना रिफंड नहीं कहलाता। यानी इवन इफ यू हैव एडजस्टेड दैट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी विद सम अदर बुक एंट्री, तुमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी पर लॉ उसे रिफंड नहीं मानता। यानी इस कंपनी ने पता क्या करा, 50 लाख में से 5 लाख रुपए सेट ऑफ कर दिए और कंपनी बोली हमने 5 लाख तो रिफंड कर दिए एक तरीके से। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अलॉटमेंट नहीं हो पाई। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हुआ, जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हुआ, अगले ही दिन वो पूरा पैसा डिपॉजिट बन जाना था। कंपनी ने कंटेंशन रखी कि हम डिपॉजिट मानेंगे 45 लाख, क्योंकि 5 लाख रुपए तो हमने एडजस्ट कर दिए। तो लॉ ने बोला एडजस्टमेंट इज नॉट रिफंड। बस ये लाइन पे क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज नॉट रिफंड। ठीक है, लेट मी शो यू द आंसर। देखो, जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन मनी आई 60 डेज में अलॉटमेंट हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई 15 दिन में रिफंड कर दो, नहीं करा 16वें दिन डिपॉजिट मान लेंगे। पर ये ध्यान रखना, अगर तुमने कोई पैसा एडजस्ट करा टुवर्ड्स एनी अदर यूज, इट इज नॉट अ रिफंड। वो रिफंड नहीं होता। जितना रिफंड कर देते, अगर इस पीरियड में कुछ तुम रिफंड कर देते, हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पर अगर एडजस्ट कर दिया तो इट इज नॉट अ रिफंड, उसे भी डिपॉजिट माना जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ अभी वाले क्वेश्चन में 50 लाख को डिपॉजिट मानेंगे या 45 लाख को? 50 लाख को डिपॉजिट माना जाएगा या 45 लाख को? मतलब 45 लाख को डिपॉजिट मान लूं क्योंकि 5 लाख तो एडजस्ट हो गया, वो तो रिफंड हो गया एक तरीके से, तो उसे रिफंड मानेंगे? नहीं सर, उसे रिफंड नहीं मानेंगे। 5 लाख रुपए भी डिपॉजिट माना जाएगा और 45 लाख भी, मतलब पूरा 50 लाख क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। एंटायर 50 लाख रुपीज विल बी कंसीडर्ड एज द डिपॉजिट। बस वही प्रोविजन आपको यहां पर लिखकर बताना। ठीक 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 ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ। ABC Limited having a net worth of 120 crore wants to accept deposit from its member. The director of the company have approached to above. अरे यार, फिर दोबारा बोल रहा है कि बताओ मेंबर से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और बताओ एलिजिबल कंपनी कौन होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मेंबर वाले प्रोविजन बताने हैं। बोला एलिजिबल कंपनी कौन होती है? एलिजिबल कंपनी वो होती है जो 100 या 500 का क्राइटेरिया पूरा कर दे, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा ले, अगर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर हो तो OR से काम चल जाएगा। और साथ ही में एलिजिबल पब्लिक कंपनी को ये जो है आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो क्योंकि इसकी नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये कितना आसान है। अगला क्वेश्चन 15। हाँ, ऐसा लग रहा है ना भाई, क्या क्वेश्चन हो रहे हैं पेपर में, एकदम मक्खन कर देंगे पेपर में जाके पेपर में जाके वाट लग जाती है हमारी। नहीं क्या हो सकता है, क्या हो गया, क्या पूछता है। पर पता है अगर ढंग से तैयारी करी होगी ना तो नहीं होती, तो फिर पेपर में जाके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस बार के बाद चलो, वायर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल 1 करोड़ अवेल्ड अ लोन ऑफ 10 लाख का। अच्छा ओके, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, लोन लिया 10 लाख का। मिस्टर तार, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑफ द ओपिनियन दैट इट शैल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। बैंक से लोन लेना डिपॉजिट थोड़ी होता है, वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो डिपॉजिट नहीं होता, नेगेटिव लिस्ट में आता है। इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड गवर्नमेंट कंपनी रिपीट क्वेश्चन, वो 25% तक, चल 35% होता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, 35% लिमिट होती है। तो अब हमको आते हैं इजी इजी, अच्छा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। परफेक्ट लिमिटेड कंपनी रेज अ सिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़, 0 करोड़ नहीं है। इसने क्या करा है,
इसने क्या करा, इसने 100 करोड़ की डिपॉजिट उठाई। क्या उठाई? 100 करोड़ की डिपॉजिट। ओ भाई साहब, 30 जून 2021 को। इंटरेस्ट था 12%। चार्जेस हैज बीन क्रिएटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम इन फेवर ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। और हमने पता किस किस एसेट को गिरवी रखवाया? 60 की लैंड एंड बिल्डिंग, 20 की प्लांट एंड मशीनरी, 20 का फैक्ट्री शेड, 20 का ट्रेडमार्क और 25 का गुडविल। अरे रे, ये गलती कर गए ना आप। ट्रेडमार्क और गुडविल जो होती है वो इनटैंजिबल एसेट होती है, और डिपॉजिट वाले चैप्टर में साफ साफ सुथरा सुथरा लिखा हुआ है कि जब आप कभी भी चार्ज क्रिएट करोगे तो हमेशा टैंजिबल एसेट पे क्रिएट होगा, इनटैंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होगा। फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट यू हैव टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ऑन टैंजिबल एसेट ओनली, इनटैंजिबल पे नहीं क्रिएट करना। बताओ क्या वैलिडिटी, क्या चार्ज वैलिड है या नहीं है? नहीं है। ऊपर के 3 वैलिड है। एक तरीके से हमने क्या करा है, हमने सुनो, हमने 100 करोड़ का लोन उठाया है, 12% ब्याज है, तो 12% 3 साल का ब्याज हो गया 12 12 12, यानी 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़, 36 करोड़ का तो इंटरेस्ट हो गया। तो 36 करोड़ का बेटा जी इंटरेस्ट हो गया, 100 करोड़ का आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यू मस्ट बी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑफ एटलीस्ट 136 करोड़, क्योंकि जो सिक्योरिटी क्रिएट करनी होती है उसकी मार्केट वैल्यू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो सर सही तो था, 60 + 20 + 20 + 20 + 25, मतलब ये पूरी काउंट कर लो ना। नहीं कर सकते, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटैंजिबल है। तो एक तरीके से हमने सिर्फ चार्ज क्रिएट किया है 100 करोड़ का, जबकि ऑब्लिगेशन है 136 की। तो दिस सिक्योरिटी इज वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड। 36 करोड़ रुपए की तुमने कम सिक्योरिटी क्रिएट की है। ले लो, मुश्किल है, कह दो ये मुश्किल, एक बार कह दो मुश्किल है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है रोहन। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 17। सफर लिमिटेड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 130 करोड़ वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। आ रहा है फिर दोबारा वही क्वेश्चन, मेंबर से डिपॉजिट 187 है, बार बार वही। ये क्या भाई, ओए रिपीट क्वेश्चन है, ऑल दो फिर भी देख लो वही। स्टार्टअप कंपनी है, 20 लाख रुपए उठाए सिंगल ट्रांच। अब मैं कह रहा हूँ भाड़ में जाओ, सिंगल ट्रांच से उठा लो, कन्वर्टिबल नोट इशू कर लो, 10 साल के अंदर रीपेमेंट। अमाउंट कितना है? 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। अमाउंट 20 लाख है ना, इसे डिपॉजिट माना जाएगा। इट शैल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट बिकॉज अमाउंट इज अप टू 25 लाख। 25 से नीचे ये डिपॉजिट बन जाएगा, 25 या उससे ज्यादा होता फिर नहीं बनता। मैं बोल रहा हूं ना, एक एक वर्ड पे गेम खेली जाएगी, एक एक वर्ड पे। अगला क्वेश्चन, श्रीराम गारमेंट 50 लाख डिपॉजिट एक्सेप्ट करा लेस देन 6 मंथ। हाँ हो सकता है, फिर वही कहानी कर दो, 6 महीने से कम के लिए हो सकता है, पर 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 10% कर सकते हो और 3 महीने या उससे ज्यादा का रीपेमेंट पीरियड होना चाहिए। ओके, वही सब कहानी। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी टर्नओवर 400 है, नेटवर्थ 50 है। नहीं कर सकते पब्लिक से। क्यों? पब्लिक से क्यों नहीं कर सकते? पब्लिक से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आवाज में इशू है क्या कुछ? सही चल रही है यार मेरे ख्याल से तो। चलो कोई नहीं। हाँ जी, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पब्लिक से डिपॉजिट इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। 100 करोड़ 500 करोड़ का क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं हो रहा, तो आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। एक एम्प्लॉय है, मैं क्वेश्चन ऐसे क्लैरिफाई कर देता हूं। एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने क्या करा, एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी एनुअल सैलरी थी 5 लाख। उसने कंपनी को 5,30,000 रुपए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी, तो भैया दे सकते हो, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। पर वो तब नहीं मानते हैं अगर जो तुमने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है वो अमाउंट आपकी एनुअल सैलरी तक है। मतलब यू कैन कंट्रीब्यूट
बट मैक्सिमम अप टू योर एनुअल सैलरी। भाई साहब ने क्या करा है, अपनी एनुअल सैलरी से ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो इस केस में भैया हम उसको डिपॉजिट मानेंगे। अगर ये 5 लाख तक देता ना, इसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5 लाख, अगर ये 5 लाख देता तो डिपॉजिट नहीं होता, फिर ये डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट दिखाऊं तुमको एक बार। ये रहा देखो, अगर 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 अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना, इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर कितना होना चाहिए, उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भैया ने यहां पर क्या कर दिया है, एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसे दे दिए, तो भैया इसलिए यू आर आउट ऑफ एग्जामिशन, इसको डिपॉजिट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, यू कैन चेक इट। ठीक है, ये भी रिपीटेड है, यू कैन चेक इट 21, ये भी रिपीटेड है, यू कैन चेक इट 20। ये सी पॉइंट में करा देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाले दोनों नहीं, ऊपर वाला भी करा ही देता हूं, सुनो ना, तीनों पढ़ लो एक बार, चलो। प्रयास, मेरा बर्थडे कहां से आ गया आज, कुछ कुछ भी मतलब, बर्थडे जब मन करे तुम्हारा बम फोड़ दो, है ना, नालायक। प्रयास इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पेड अप कैपिटल है कितनी, 1 करोड़, टर्म लोन लिया 10 लाख का। अच्छा ये तो वही वाला, ये तो करा दिया ना, ये वाला देखो, एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड फेसिंग एक्यूट कैश क्रंच वांट्स टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। सिंपल बात, इसने डीआरआर बना रखा है पर उस पैसे को यूज करना चाह रही है कंपनी फॉर द क्रेडिटर्स पेमेंट, तो क्या कर सकती है, नहीं। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का पैसा सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होगा, फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला जो केस है इसमें क्या है मैं बता देता हूं, ये जो संजीव भैया है ना, ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इनके पास फलाने फलाने शेयर हैं, भले ही वीडियो रोक के पढ़ लेना आराम से क्वेश्चन, फलाने फलाने शेयर हैं इस कंपनी के पास, कंपनी के इस संजीव के पास। इसने बोला मैं खुद, संजीव भैया बोले मैं खुद, साथ में स्नेहा इसकी वाइफ और इसके 3 बच्चे, आयुष, प्रणव और हिमांशु। इसने बोला हम पांचों मिलकर ना, और ये तीनों भी, ये सब भी शेयर होल्डर है कंपनी में, मतलब ये पांचों एक तरीके से शेयर होल्डर है। अब ये बोल रहे हैं हम सारे मिलकर ना ज्वाइंटली डिपॉजिट लेना चाहते हैं, तो भैया ज्वाइंट डिपॉजिट हो सकती है, बट उसमें मैक्सिमम बंदे 3 हो सकते हैं, बस 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। डजेंट मैटर तुम सारे मेंबर हो उस कंपनी के, मेंबर ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेंबर हो नहीं हो, ज्वाइंट होल्डर्स जो हो सकते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स, दैट कैन बी मैक्सिमम 3, दे कैन नॉट बी मोर देन 3। तो बस ये इस चीज पे क्वेश्चन है, ज्वाइंटली आप होल्ड कर सकते हो। तो उत्कर्ष, ये जो उत्साह कंपनी है, इसमें संजीव भैया साथ में 2 बंदे और मिलकर कर सकते हो, बट तुम सोच रहे हो मैं अपने सारा पूरा सब परिवार के साथ डिपॉजिट होल्ड करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या भैया, ये क्वेश्चन देखो, शुभ्रा केमिकल इज डिजायर्स ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर 200%। ओ भाई, एक कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप नहीं है, पर फिर भी चाहती है कि मैं 200% रेज करूं डिपॉजिट। 200% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर का मिलाकर टोटल का 200%, तो कर सकते हैं। वो चार्ट याद करो, वो 3 कंडीशन पूरी कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होने चाहिए किसी और कंपनी के। अबे यार भूल गए ना, नालायक, गजनी के फैन हो तुम एकदम ही। 3 कंडीशन क्या थी, 3 कंडीशन क्या थी, 3 कंडीशन ये थी कि भैया तुम सब्सिडरी एसोसिएट नहीं होने चाहिए, योर बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट्स बैंक्स उससे कम होनी चाहिए, किससे, पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, लोअर से कम होनी चाहिए, और तुम्हारा कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उस बोरोइंग की रीपेमेंट का। याद आ गई, वो तीनों कंडीशन पूरी करोगे तो लिमिट नहीं लगती। या हम भूल जाते हैं सर जी, हम भूल जाते हैं, मैं तो सुपरमैन, ये रहा। और क्वेश्चन ने जानबूझ के मेंशन किया था प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टार्टअप होती तो ये 3 कंडीशन पूरी ना भी करती तो भी उसके लिए लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भैया वो स्टार्टअप कंपनी नहीं है। अब मैं बताऊं, मैं के क्वेश्चन, के क्वेश्चन पता है क्या बने पेपर में, आईसीआई, तुम सुन लो, अगर तुम्हारे को एक आवाज जा रही है तो प्लीज ये क्वेश्चन बना देना, आईसीआई ये क्वेश्चन बनाए कि प्राइवेट कंपनी है, वो स्टार्टअप नहीं है, पर वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसी और की, तो बताओ, और उसकी ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, बताओ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है नहीं कर सकती, विदाउट लिमिट कर सकती है। पर क्यों भाई, एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो सकती ना,
ना एसोसिएट होनी चाहिए ना सब्सिडरी होनी चाहिए। यहां होल्डिंग का है, यहां होल्डिंग का है। आओ, अब इसमें होल्डिंग फंसा कर भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है मजेदार एकदम मसाले वाला, बट चलो ठीक है, ना ही आए तुम्हारे पेपर में ना तो तुम खुशी हो गए, सर मत बताओ चुप रहो। आगे चलो। तो क्या यहां पर कंपनी 200% एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ना तो कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी है किसी और दूसरी कंपनी की, वो तीनों लिमिट अगर पूरी हो गई तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है कर सकते हो, बट उस केस में आरओसी को जाकर फटाफट से चुगली करके आ जाना, किसमें? फॉर्म नंबर डीपीटी 3 में। क्लियर? और मेरे ख्याल से चैप्टर हो गया है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 1 मैं तुमको दिखा देता हूं, वो 1 मैंने छोड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था, वो डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट पे ही क्वेश्चन था कि बताओ वो कौन से केस होते हैं जब एक कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा उठाती है, पैसा एक्सेप्ट करती है एडवांस के फॉर्म में, और हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते हैं। सो लिस्ट डाउन द केसेस वेयर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट आपको आंसर में लिख के आना है, ये वाला। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, ये रहा। रिवीजन वाली वीडियो में जाके देख लेना, अलग से 10-15 मिनट इस पे लगा रखी है। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपको एडवांस मिलता है फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स या सर्विस देने के लिए, और विद इन 365 डेज आपको ये सप्लाई देनी पड़ेगी, ये गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इस केस में अगर तुमने 365 दिन के अंदर गुड्स और सर्विस सप्लाई कर दिए, फिर तो अमाउंट डिपॉजिट था ही नहीं। पर अगर मान लो नहीं भी करे और तुम्हारे अगेंस्ट कोई कोर्ट केस भी नहीं डाला, कोई डिस्प्यूट में मैटर नहीं गया, और तुमको कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल भी नहीं लेना था, तो भैया तुम्हें 15 दिन मिलेंगे रिफंड करने के लिए, 365 दिन खत्म होने के बाद। जैसे 365 डेज खत्म होंगे 15 दिन में रिफंड कर देना, अगर कर दिया बहुत अच्छी बात, नहीं करा तो नेक्स्ट डे डिपॉजिट मान लेंगे। ये सारे केस बता के आने हैं। बुक वाला पढ़ोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, दिस इज इजी, यहां से याद कर सकते हो, अच्छा रहेगा। कोर्ट केस अगर मान लो डिस्प्यूट हो गया, चलो सप्लायर और रिसिपिएंट में डिस्प्यूट हो गया, तो इस केस में क्या होगा? फिर इस केस में इवन इफ कंपनी 365 दिन के बाद भी सप्लाई करेगी तो भी उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा जो तुमने एडवांस पकड़ा था। और अगर मान लो डिस्प्यूट तो नहीं हुआ, बट तुम्हारे को किसी स्टैट्यूटरी अप्रूवल की रिक्वायर्ड है, लाइक सेबी वेबी की या किसी और ट्राई की या आईआरडीए की, किसी की अप्रूवल लेनी है, तो अगर अप्रूवल नहीं आया है तो वहां से 15 दिन मिलेंगे रिफंड के लिए, रिफंड कर दिया अच्छी बात, नहीं करा 16वें दिन क्या मान लेंगे? डिपॉजिट मान लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कंपनी ने एडवांस पकड़ा फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, शर्त एक है कि वो जो पैसा है वो एडजस्ट होना चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही, कहीं और एडजस्ट मत करना। तीसरी चीज, अगर मान लो तुमने सप्लायर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, कई बार क्या होता है बड़ी कंपनी छोटे सप्लायर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, पर कंपनी को अपनी इमेज का डर होता है। मान लो कि तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी है और मैं एक छोटा सा प्राणी तुम्हारे पास आया, मैंने बोला कि मालिक साहब आप जो काम करते हो ना, मैं उसका कच्चा माल सप्लाई करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तुमने बोला भाई हम तुम्हें कैसे जोड़ ले अपने साथ? कल को तुमने गंद मचा दिया, कुछ गंदा माल बेचा तो क्या करोगे? या मान लो माल ही नहीं बना के दिया मैं टाइम पे, तो क्या करोगे? तो मैंने बोला ये लो मेरे से डिपॉजिट रखवा लो, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज। तो ऐसे सप्लायर्स भी क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिपॉजिट्स रखवाते हैं। तो अगर कंपनी ने किसी सप्लायर से ऐसे डिपॉजिट पकड़ा है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर मान लो आपने अमाउंट रिसीव करा है फॉर फ्यूचर सर्विसेज, प्रोवाइडेड कि वो फ्यूचर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कितने टाइम के अंदर? चेक कर लो इंडस्ट्री में नॉर्मली सब लोग कितने टाइम में वो सर्विस दे देते हैं, या फिर 5 साल, विच एवर इज लेस, वो जो टाइम होगा उतने के अंदर अंदर अगर तुमने वो सर्विस दे दी तो ठीक, नहीं तो फिर वो डिपॉजिट बन जाएगा। एडवांस पकड़ा फॉर सप्लाइंग ऑफ कैपिटल गुड, या फिर एडवांस पकड़ा और सेक्टरल रेगुलेटर अप्रूवल रिक्वायर्ड था, या फिर एडवांस पकड़ा फॉर द पब्लिकेशन। तो इन 6 केसेस, ये 6-7 केसेस होते हैं जिन केसेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाता। थोड़ा डिटेल्ड में अगर ये वाले पॉइंट देखने हैं तो दोबारा आई विल नॉट वेस्ट द टाइम, डिपॉजिट वाले रिवीजन लेक्चर पे चले जाओ, लास्ट में होगा, बिल्कुल लास्ट में यही वाला पॉइंट था, इसके बाद मैंने चैप्टर खत्म कर दिया था, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा ये वाला पूरा पॉइंट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, तो वहां थोड़ा और एग्जांपल सहित लेकर समझा रखा है। ठीक है, इसके साथ होते हैं अपने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाले चैप्टर के क्वेश्चन खत्म। और कल हम करेंगे किसके क्वेश्चंस? कल हम करेंगे, पता है, हम करेंगे शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल चैप्टर आप लोग रिवाइज करके रखना, और कल हम मिलेंगे शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस के लिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, स्टेटस पे शेयर कर देना, इंस्टा पे शेयर कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर देना, और कोई फायदा है नहीं, वैसे करोगे नहीं बट मन लगे तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो। एमसीक्यूज में एक साथ करा दूंगा रोहन, वो पता है क्या रह रहा है, 5 एमसीक्यूज के कराऊं मैं एक साथ, उठा के सेशन लेके करा दूंगा, टेंशन ना ले, बल्कि और एक्स्ट्रा ही करा दूंगा।
ठीक,